हमारा शरीर 37 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं शरीर का सबसे सूक्ष्मतम पार्ट हैं और सभी कोशिकाएं एक जैसी हैं, चाहे वो आंख की हो, चाहे नाक की हो, चाहे कान की हो, चाहे मुंह की हो, चाहे हमारी मांसपेशियों की हो, चाहे हार्ट, लंग्स, किडनी, प्लीहा, ओवरी, गॉल ब्लैडर, किसी की। इन कोशिकाओं का स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर इस कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। अब ये स्वस्थ कैसे रहेंगी? क्योंकि उनको हर एक किसी को स्वस्थ रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसे हम खाने के लिए किचन में जब हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं तो 3 चीज की आवश्यकता होती है। दहन जिसको बोलते हैं, क्या क्या? ऑक्सीजन, बर्निंग मटेरियल और हीट। हीट के लिए लाइटर का इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग मटेरियल के लिए एलपीजी गैस है, और ऑक्सीजन वातावरण में हमारे इस प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दिया है। उसी तरह का दहन एक एक कोशिकाओं के अंदर होता है। और जब मैं आपसे बोल रहा हूं और आप हमको सुन रहे हैं, तो हम कितना सांस ले रहे हैं? 450 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर। इतना ही प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर जाता है। 450 मिलीलीटर टू 500 मिलीलीटर। और हमारा जो लंग्स है, ये लंग्स, इसके अंदर 7 करोड़ 30 लाख 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। जैसे अंगूर का वो होता है, गुच्छा होता है, अंगूर का बंच होता है, या मधुमक्खी का छत्ता जैसे होता है। तो जो 450 से 500 मिलीलीटर प्राणवायु अंदर जा रही है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू फिल इंटायर लंग्स। सभी प्रकोष्ठ के अंदर नहीं जा पाती, केवल 1/3 पार्ट में रहती है। लंग्स के ऊपरी भाग में 1/3 और नीचे के 2/3 पार्ट जो है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्रोंकाइटिस, टीबी और क्षय रोग में भी परिवर्तित हो जाते हैं, उनको वो रोग हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए या तो कोई आदमी खूब एथलीट स्प्रिंट मारे 100 मीटर 400 मीटर का, या हॉकी खेले, कबड्डी खेले, कुश्ती लड़े, बॉक्सिंग करे, या बॉल जैसे थ्रो करते हैं बॉलर, तो ताकि हमें लंबा और गहरा सांस लेने का अभ्यास हो जाए। Only I mean to say that we have to take a long breath। और हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे, कितने बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बिना आपको रनिंग किए हुए, बिना आपको 100 मीटर का स्प्रिंट मारे हुए, बिना आपको कबड्डी खिलाए हुए, बैठे बैठे उन्होंने प्राणायाम का जो पैकेज दिया है, इतना बड़ा शोध और अनुसंधान करके कि आप बैठे बैठे अपने लंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जितना प्राणवायु की आवश्यकता है, उतना आप इनहेल कर सकते हैं। वो कैसे? आप भस्त्रिका करते हैं। जब आप भस्त्रिका करते हैं तो लंबा और गहरा सांस भरते हैं और पूरा सांस बाहर छोड़ते हैं। जितना एफर्ट आप लगाते हैं सांस भरने में, उतना ही एफर्ट होता है सांस को छोड़ने में। 2.5 सेकंड में आप सांस लेते हैं और 2.5 सेकंड में सांस को बाहर निकालते हैं। तो हमारा लंग्स पूरा एक्टिवेट हो जाता है, और उस समय जब आप भस्त्रिका करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं, तो आपके लंग्स के अंदर, सारे प्रकोष्ठ के अंदर प्राणवायु का प्रवेश होता है। अब प्राणवायु तो सारे 7 करोड़ 30 लाख छिद्रों के अंदर, बलून के अंदर पहुंच गई। अब उसका क्या होगा? हमें मालूम है कि हमारी शिराएं और धमनियां, वेन्स और आर्टरी के द्वारा जो ब्लड सर्कुलेट होता है शरीर के अंदर, तो हार्ट क्या करता है? शरीर के समस्त अंगों से, पैर के नाखून से लेके सिर से, जो खून, दूषित खून हार्ट के पास आता है, उसको भेज देता है कहाँ? दूषित खून क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कैसे होती है वो बाद में बता दूं। तो वो दूषित खून हार्ट जो है पंप करके, हार्ट कुछ नहीं, एक पंप है, एयर पंप,
एक सिंपल सा गेयर पंप है, नथिंग है। वो पंप करके, जैसे आप पंप लगाते हो ना, इंजन चलाते हो तो पंप क्या करता है, तालाब से या कुएं से पानी को सक करता है और दूसरी तरफ डिस्चार्ज करता है। बस वही काम हमारे हार्ट का। हार्ट के पास शरीर के समस्त अंगों से जो खून आया वो पंप करके लंग्स के पास भेज देता है। और जब लंग्स के पास वो खून जाता है तो उसके अंदर, खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हमने बोला, हेलो लाई, हेलो होती है। और ये हीमोग्लोबिन वो क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है। उसके बदले जो आपने श्वास लिया था भस्त्रिका में गहरा श्वास, तो जो आपने गहरा श्वास लिया उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, ये खून के अंदर, ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को ले लेता, एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को दे देता है लंग्स को, और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है। फिर लंग्स क्या करता है उस CO2 का, जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उसको बाहर निकाल देता है। और जो हीमोग्लोबिन के अंदर जब ऑक्सीजन आ गई तो कहां पुनः जाती है, हार्ट। और हार्ट उस ऑक्सीजन को पंप करके सबसे पहले ब्रेन को देता है, स्पाइनल कार्ड जो मेरुदंड के द्वारा शरीर के समस्त अंगों में प्रवाहित होती है। तो जब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, वो कैरियर का काम कर रहा है। जब ऑक्सीजन कैरी कर रहा है तो ऑक्सीजन जो है शरीर के जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई। लंग्स से हीमोग्लोबिन लेकर के उनको पहुंचा दिया। और हमारी पैंक्रिया जो है, अग्नाशय जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो इंसुलिन बनाता है। वो इंसुलिन जो है आग लगाने का काम करता है, इग्नाइटर का काम करता है, मैच बॉक्स का काम करता है। वो इंसुलिन जो है वो भी एक एक कोशिकाओं में पहुंच गया। अब बर्निंग मटेरियल हाइड्रोकार्बन, तो जो हम कुछ भोजन करते हैं और जो भोजन करने के बाद जो हाइड्रोकार्बन या रस बनता है, जो हमारी आंतों से रस को अवशोषित होता है, आम रस, वो क्या होता है, वो भी एक एक कोशिकाओं के पास पहुंचता है। अब जब वो रस पहुंच गया, जो बर्निंग मटेरियल का काम करता है, हाइड्रोकार्बन काम करता है, अग्नाशय ने, पेनक्रियाज ने इंसुलिन भेज दिया जो आग लगाने का काम करती है। और हमने जो श्वास लिया वो हीमोग्लोबिन क्या किया, वो ऑक्सीजन लगा के वहां पहुंचा दिया। तो जहां ऑक्सीजन हो गई, बर्निंग मटेरियल पहुंच गया और अग्नि हीट पहुंच गई, तो क्या होगा, आग लग जाएगी, दहन होगा। इंग्लिश में उसको कंबस्टन बोलते हैं। तो जब कंबस्टन होगा तो उस कंबस्टन से केमिकल रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, उससे दहन से क्या बनेगा, कार्बन डाइ, पहले तो हीट एनर्जी, एनर्जी उत्पन्न होगी, ऊर्जा पैदा होगी। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तीसरा वाटर वेपर H2O। तो क्या क्या मिला हमको, ऊर्जा, एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O। अब H2O कहाँ जाता है और CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फिर वही खून जो वहां ऑक्सीजन पहुंचाया एक एक कोशिकाओं को, एक एक सेल को, 37 ट्रिलियन सेल को ले जाकर के उसने ऑक्सीजन को दे दिया और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। क्योंकि ऑक्सीजन जब जली, जलने के बाद क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस कहाँ आया, हार्ट में। हार्ट ने उसको बोल दिया, भाई तुम कहाँ जाओ, फेफड़े के पास जाओ। और फेफड़े ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, ऑक्सीजन को दिया और एक क्रिया चलती रहती है। तो एक एक कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर वेपर बना और एनर्जी मिली। उस एनर्जी से हमारे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं, सुदृढ़ होती हैं, निरोगी होती हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से करती हैं। अगर आंख के सेल हैं तो दृष्टि,
का काम, दृष्टि देखने का काम करेगी, कान सुनने के काम करेंगे, जीवा बोलने का काम करेगी, हमारी त्वचा मांसपेशियां अपना काम करेंगी, हार्ट, लंग, किडनी, प्लीहा, ओवरी, गॉल ब्लैडर, प्रोस्टेट और पैंक्रियास अपना अपना काम करने लगे, क्योंकि उनकी कोशिकाओं को उचित खुराक मिल गया, ऊर्जा मिल गई। ऑक्सीजन के पहुंचने से वहां कंबस्टन हुआ, कंबस्टन से ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा से वो कोशिकाएं तंदुरुस्त हो गई। और चाहे वो लंग्स की कोशिकाएं हैं, अब लंग्स की कोशिकाएं जो हमने बोला ऑक्सीजन पहुंच गई तो वो भी अपना कार्य करने लगेंगी। सभी प्रकोष्ठ जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। ब्रोंकाइटिस, टीबी, क्षय रोग कभी होगा ही नहीं। लीवर का काम है रस पैदा करना। आपको बता दें हम, लीवर कम से कम 350 टाइप के जूस पैदा करता है। जैसे आप एक निवाला मुंह में डालते हैं, रोटी का टुकड़ा हो, चाहे दाल हो, चाहे खट्टी चीज हो, चाहे मीठी चीज हो, चाहे तीखा हो, चाहे कड़वा हो, जैसा भी हो, जैसे आप मुंह में डालते हैं और जीवा उसका स्वाद जैसे स्वाद है, तुरंत सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन सिग्नल भेजता है लीवर को कि भाई तैयार हो जाओ, कोई खट्टा, मीठा, तीखा या चटपटा पदार्थ आ रहा है, उसको पाचन करने के लिए उसका जो उचित जूस है वो पैदा करना शुरू कर। और लीवर वो जूस, देखो जो मेडिकल कंपनियां हैं, अगर 350 दवाइयां जो बनाती हैं तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी। हमारा इतना जो लीवर है, जिसको जिगर बोलते हैं, हमारा जिगर 350 टाइप के जूस बनाता है, जो हर तरह के अन्न को पाचन करने में उस तरह का जूस पैदा करता है। तो इस तरह से ये है हमारा, हम श्वास क्यों लेते हैं? प्राणायाम, प्राण मतलब प्राणवायु, आयाम मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित ढंग से श्वास को लेना और छोड़ना, प्राणायाम करना। तो इसीलिए प्राणायाम अनिवार्य है, इसीलिए भस्त्रिका अनिवार्य है कि आपका शरीर ऑक्सीजन से, प्राणवायु से लबालब हो जाए। और फिर चले 2-3 बार भस्त्रिका करें। समय तो बीत गया, केवल आपको प्राणायाम का रहस्य समझाते समझाते, और वो भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में। तो भस्त्रिका करें 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, जो भी है। अब इसका लाभ, भस्त्रिका करने की विधि और इसको करने का अवधि, मतलब कितने देर तक करना चाहिए, 5 मिनट तक कम से कम करना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को। असाध्य रोगों वालों को 10 मिनट करना चाहिए। फिर इसकी सावधानियां, इसके लाभ, इसके टाइम संकल्प, ये सब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि घड़ी इजाजत नहीं दे रही। तो आइए 2-3 बार करें। जो फिट है तीव्र गति से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका में आपने ऑक्सीजन से प्राणवायु से लबालब कर दिया। अब कपालभाति में क्या करते हैं, जैसे डीजल इंजन में आप डीजल भर दिए तो हैंडल मारते हैं ना, ताकि उसके अंदर कंबस्टन हो। तो अब कंबस्टन के लिए क्या करते हैं, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का संजीवनी है। 99% रोग कपालभाति से ठीक होते हैं। तो आइए कपालभाति करते हैं। आप सुनते रहिए। कपालभाति को हमने बताया कि एक्चुअली कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ध्यान रहे। ये क्या है, शुद्धि क्रिया है, जो षट कर्म करते हैं उसमें। लेकिन स्वामी जी ने इतना शोध किया, इतना रिसर्च किया और अनुसंधान करने के बाद पाए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कपालभाति को शुद्धि क्रिया से उठाकर प्राणायाम की श्रेणी में दूसरे नंबर पे रख दिया। तो इसके लाभ है आपका कपालभाति, कपाल मतलब मुखमंडल, भाति मतलब आभा, तेज, ओज, ऐश्वर्य बढ़ता है। वात, पित्त, कफ अपने ये नियंत्रित रहते हैं। हार्ट, लंग्स, ब्रेन
को ऊर्जा मिलती है, स्वस्थ होते हैं, कब्ज पुराना कब्ज टूटता है, डायबिटीज ठीक होती है, नियंत्रित होती है, पाइल्स के रोग दूर होते हैं, मूत्रावरोध दूर होते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं, 4 से 6 किलो तक का वजन 1 महीने में कम होता है। जो स्लो लर्नर विद्यार्थी होते हैं वो एकाग्रता बढ़ती है, जिसके कारण से उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है, कुंडलिनी जागृत होती है। इस तरह से अनन्य लाभ। अब आगे बढ़ते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आपको मैं जल्दी से दिखा दूं कि श्वास, गहरा श्वास भरे, पूरा श्वास बाहर छोड़े और बाहर छोड़ने के बाद 3 बंद लगा करके रुकते हैं। तो देखें एक बार, कपाल बाह्य प्राणायाम से कपाल भाती से ज्यादा लाभ मिलता है। कपाल भाती 100 बार करोगे तो बाह्य प्राणायाम में 1 मिनट मिलता है, लेकिन बाह्य प्राणायाम थोड़ा सा सब लोग नहीं कर पाते, इसलिए कपाल भाती स्वामी जी ने परोसा है कि सब लोग करके लाभान्वित हो सके। चलें, बहुत जबरदस्त लाभ इसके हैं, अभी हम उसका जिक्र नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो और हम अग्निसार क्रिया और नौली क्रिया बताना चाहूंगा, जो प्राणायाम की श्रेणी में नहीं है, ये क्रिया है, लेकिन उससे भी जो कपालभाति से लाभ होता है उससे ज्यादा लाभ बाह्य प्राणायाम से होता है, उससे और ज्यादा लाभ हमें नौली के बाद में जो पेट हिलाते हैं उससे मिलता है। तो हम वो करेंगे अभी, गहरा श्वास लेके पूरा श्वास बाहर निकाले और पेट को हिलाएंगे। देखें एक बार, इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। एक बार देखें, पेट नरम, पांव गरम, सिर ठंडा, फिर भी आए डॉक्टर तो मारो उसको डंडा। डॉक्टर को डंडा नहीं मारना है, डॉक्टर ईश्वर का देवदूत होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका पेट नरम, पांव गरम, सिर ठंडा है तो आपको वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। वो मुहावरा बना दिया गया है कि आपको डॉक्टर या वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नवली क्रिया थोड़ा इससे भी कठिन है, हल्का सा, लेकिन अभ्यास के बाद वो भी कर सकते हैं। मैं उसको भी आपको दिखा देना चाहूंगा 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। नवली क्रिया में भी गहरा श्वास भरना है, नवली क्रिया में गहरा श्वास भरेंगे, फिर श्वास बाहर, फिर नवली को घुमाएंगे। अगर आप देख सकते हैं तो अच्छी बात है, देखें एक बार। या हाथ का सहारा लेके भी कर सकते हैं इसको आप। नवली को हाथ का सहारा लेकर भी कर सकते हैं, देखें एक बार। फिर अगली क्रिया, अब आगे बढ़ते हैं, उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम 2-3 बार करें। गले की समस्या उठा रहा है, टॉन्सिल, ये सब
दूर होता है उज्जाई प्राणायाम करने से। तो गले को सिकोड़ कर सांस अंदर भरेंगे और फिर थोड़ी देर तक कुंभक लगाएंगे और बाद में राइट नोज को बंद कर। तो आइए शुरू करते हैं। दिसत का नाही बाकीचे गले को सिकोड़ कर सांस लेना है। देखें एक बार। फिर रुकेंगे। जब थक जाते हैं तो राइट नोज। तो आइए 2 बार करें और असू दे काय प्रॉब्लेम म्यूट नहीं कर वीडियो। जब कुंभक लगाते हैं उस टाइम पे मूल बंद और जालंधर बंद भी लगाए तो अच्छा है, लेकिन जिनको सर्वाइकल पेन की तकलीफ हो जालंधर बंद नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम शुरू करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का राजा है। हे आता सगळे दिसतायत ना, मी पण त्याला दिसतोय का? नाही, मी आता करते ना, हे बंद केलं होतं 2 मिनिटं. ह्या सगळ्या लोकांनी बंद केलेलं आहे. कळलं का? प्लीज अनम्यूट दुसऱ्यांना डिस्टर्ब करू नका। अभी समय लगता है कि हो रहा है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। और इसके बाद आता है भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। तो मैं अभी यहीं पे विराम देता हूं। अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे प्राणायाम का अभ्यास डेली कितना करना है आपको बताया गया होगा। मुझे आज प्राणायाम का रहस्य बताने के लिए बताया गया, इसलिए हमने आपको एनाटॉमी का थोड़ा सहारा लेकर के बताने की कोशिश किया। और अभी अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओम सर, इसका कोई ऑर्डर रहता है क्या, कैसे करने का? प्राणायाम कैसे करने का, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा इसका कुछ ऑर्डर है? जी बहन, इसका ऑर्डर है, बता देता हूं आपको। इसका ऑर्डर है, पहला है जब बहुत समय अगर रहता, कम से कम आपको इसको समझाने के लिए 2-2.5 घंटे रहते तो हम बता देते। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम जब करते हो आप तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, प्राणवायु लबालब हो जाता है, या हम कहें इस प्रकृति के अंदर जो भी ऊर्जा है, जो भी शुभ है, जो एनर्जी है, वो श्वास लेते समय आपके शरीर के अंदर आ जाती है। आपका शरीर इस प्रकृति की दैवी शक्तियों से ओतप्रोत हो जाता है। उसके बाद कपालभाति इसलिए किया जाता है कि कपालभाति, जैसे मान लो आपका एक मोटरसाइकिल है, एक डीजल इंजन है, आपने डीजल भर दिया, भस्त्रिका करके आपने ऑक्सीजन से पूरा लबालब कर दिया, प्राणवायु भर दिया, तो फिर डीजल को हैंडल मार करके डीजल स्टार्ट करना पड़ता है। जब डीजल स्टार्ट होता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है, जो भी है, तो सिलेंडर के अंदर कंबस्शन होता है। तो जब आप कपालभाति करते हो तो क्या होता है, जो आपने ऊर्जा भस्त्रिका के टाइम पे जो आपने प्राणवायु लिया, अब वो कंबस्शन होने से, कपालभाति के टाइम पे कंबस्शन होता है और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर वो ऊर्जा जो है, जब आप बाह्य प्राणायाम करते हो तो ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर चढ़ती है। इसके बाद जब आप उज्जयी करते हो तो यहाँ गले के पास विशुद्धि चक्र है, उस ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है। फिर ऊर्जा आगे आपका जहां विद्या लगाती हैं बहनें माताएं, वहां पे आज्ञा चक्र होता है और फिर सहस्त्रार्थ चक्र ऊपर है। ये सारे चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, इसीलिए इसका एक सीक्वेंस है। पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, उसके बाद उज्जयी, फिर अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के बाद में भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव।
भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यानात्मक प्राणायाम है। अब ध्यानात्मक प्राणायाम का एक अलग ही सेशन होता है। अनुलोम विलोम जब आप करते हो तो क्या होता है, आपके शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। तो ये जो एनर्जी है या रक्त का संचार है, वो सुचारू रूप से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों में होने लगता है। तो आपके स्नायु तंत्र मजबूत हो जाते हैं, और जब आपके स्नायु तंत्र मजबूत हो जाते हैं तो आपका शरीर निरोगी होता है, स्वस्थ होता है, आपके रोग दूर होते हैं, आप रोगी से निरोगी बन जाते हैं, और निरोगी जो लोग हैं वो योगी बन जाते हैं, और जो योगी हैं वो सहयोगी बनकर देश के लिए उपयोगी हो जाते हैं। सर और दो मेरे क्वेश्चंस हैं। एक तो इसको कौन से टाइम में ज्यादा इफेक्टिव है, और इसको कितनी बार करना चाहिए? ऑल दिस हाउ मेनी टाइम्स ईच? किसको? ऑल द प्राणायाम्स, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू द प्राणायाम्स? और ओके बहन, पहले मैं बोलिए समय नहीं तो मैं सबका बताता। मैंने बोला कि एक प्राणायाम को करने के लिए 5 चीजों का ध्यान देना है। पहला, करने की विधि। दूसरा, अवधि, मतलब समय, कितने देर करना चाहिए। तीसरा, उसकी सावधानियां, किनको करना है किनको नहीं करना है, किनको धीरे करना है, कोई कौन तेज कर सकते हैं। चौथा, संकल्प, उस प्राणायाम को करते समय क्या संकल्प रखना चाहिए ताकि आपको ज्यादा लाभ मिले। और पांचवा, लाभ। तो इन चीजों के लिए सारे प्राणायाम को जो आप पूछ रही हैं तो मैं समय बता सकता हूं, अदरवाइज सारे प्राणायाम को कराने के लिए मुझे 1.5 घंटा और देना पड़ेगा आपको, तब मैं बता पाऊंगा, करा के दिखाऊंगा। जैसे मान लो भस्त्रिका है, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिनट करना है। करने की विधि कैसा है, 2.5 सेकंड में सांस लिया, 2.5 सेकंड में सांस छोड़ा। और जो लोग असाध रोगों से पीड़ित हैं, जिनको ब्रीदिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, या कोरोना काल में जिनका लंग्स इन्फेक्टेड है, ऐसे लोगों को 10 मिनट करना है। धीरे धीरे 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना। कोरोना काल में तो सब लोग 10 मिनट करें ताकि कोरोना आपको छू भी ना पाए। इतना आप श्वास भरें कि कोरोना आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन तंत्र है, वो मजबूत हो जाएगा। तो ये हो गया स्वस्थ व्यक्ति को 5 मिनट, और रोगी व्यक्ति को, जिनको अब उसका कौन कौन सा रोग, जैसे MS है, SLE है, कैंसर है, या गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों को 10 मिनट करना चाहिए भस्त्रिका। और संकल्प क्या रखना चाहिए अभी बताता हूं। संकल्प में जब आप सांस लेते हो तो ऐसा संकल्प रखो आंखें बंद करके कि हे ईश्वर, इस प्रकृति के अंदर जो भी वाइटल एनर्जी है, जो शुभ है, जो आनंद है, वो हम श्वास के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट कर रहा है, और हमारा शरीर इन शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा है। और जब आप श्वास छोड़ते हो तो ऐसी संकल्प रखो कि आपके शरीर में कहीं भी रोग है, वो रोग उन्हीं रोग है, रोग या द्वेष, राग द्वेष, ईर्ष्या, मोह, लोभ, ये समस्त उन्हीं श्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। ऐसा संकल्प करके करोगे तो बहुत जल्दी और ज्यादा लाभ होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक लोहार है, या जो पत्थर कूटता है रोड के ऊपर, वो कितना बड़ा हथौड़ा लेके लोहे को या पत्थर को कूटता रहता है, लेकिन वो कभी नहीं सोचता कि हमारे बाजू बन रहे हैं। लेकिन जो बॉडी बिल्डर है, जब जिम में जाकर के वो वेट उठाता है, डंबल या स्क्वाट या चेस्ट बेंच प्रेस करता है या स्क्वाट मारता है, तो क्या देखता है, वो सोचता है, उसके मन में संकल्प रहता है कि मेरी भुजाएं बन रही हैं, भुजाएं शेप में आ रही हैं, मांसपेशियों के अंदर जो स्नायु है वो फूल रही हैं। तो सचमुच उसको ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन पत्थर कूटने वाला उससे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको कम लाभ मिलता है, क्योंकि वो समझता है कि हम जितना पत्थर कूटेंगे उतना हमको पैसा मिलेगा और हमारी रोजी रोटी चलेगी। और भी हमारे पास बहुत उदाहरण है, लेकिन समय कम है, आपको लेमैन के उदाहरण से समझा रहा हूं। तो आपका अगर संकल्प दृढ़ होगा
तो आपको लाभ बहुत जल्दी और ज्यादा लाभ मिले। तो सारे प्राणायाम, अब जैसे कपालभाति को स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट से आधा घंटा, 15 मिनट कम से कम करना है। और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को रोगानुसार आधा घंटा या 1-1 घंटा सुबह और शाम करना। उसी तरह से बाह्य प्राणायाम को कम से कम 3 से 5 बार स्वस्थ व्यक्ति को, असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को 7 बार, 11 बार, या जो ऊर्ध्व रेतस बनना चाहते हैं 21 बार कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम को भी 3 से 5 बार स्वस्थ व्यक्ति करें। और जो लोग गले कैंसर है, थायराइड है, टॉन्सिल है, गला हमेशा खराब रहता है, सर्दी जुकाम से ग्रसित रहता है, या कफ रोग रहता है, ऐसे लोग इसको 21 बार, 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। फिर आया अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए अगेन कम से कम 15 मिनट हर स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। और असाध्य रोगों से रोगी व्यक्ति को आधे घंटे या 1-1 घंटे सुबह और शाम भी करना चाहिए। भ्रामरी 3 से 5 बार स्वस्थ व्यक्ति करें। और जो लोग ज्यादा विचलित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, चंचल रहते हैं और उन्हें मानसिक तनाव रहता है, ये लोग भ्रामरी को भी 7 बार, 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। फिर उद्गीत प्राणायाम, ओमकार जो करते हैं, ओमकार भी 3 से 5 बार करें, 5 बार करें जरूर। इसके बाद असाध्य रोगी लोग इसको 7 बार, 11 बार और 21 बार करें। 21 बार करने के बाद आप देखेंगे, 21 बार करने के बाद जब आप प्रणव में जाएंगे, जो आपने उद्गीत करते समय ओम का गुंजन किया है प्रणव के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे, ध्यान के टाइम पे, उसी गुंजन का अनुभव करें मन की आंखों से। आप उसी जो वाइब्रेशन, ओम का जो वाइब्रेशन है, जो ओम की तरंगे हैं, उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाएं। तो 5 मिनट तक ध्यान लगाना है। ये रहा आपका 8 प्राणायाम का समय। ओम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है भाई, मेरा कर्तव्य है। आप संतुष्ट हो गए, ये मेरी खुशी। बहुत ही बढ़िया यादव जी, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था। नमस्ते। ओम। यादव जी मैं भी हूँ, श्रीकांत बर्वे। ओम सर, ओम। आपको मेरा हृदय की गहराइयों से मैं आपको नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ सर। ओम। क्या हो गया, ये सब लोग जो है वह है पनवेल वासी। मैं बोला पनवेल में इतने बढ़िया शिक्षक बैठे हुए हैं, मुझे क्यों भाई वर्ली से बुलाते हो? तो वजे साहेब, तुम्हाला मी एकदम बेस्ट शिक्षक दिलेले आहेत। धन्यवाद सर। और आपको बता दूं सर, आज हमारे 3 प्रोग्राम हैं। मैंने रसायनी इंजीनियरिंग कॉलेज, पिल्ले इंजीनियरिंग कॉलेज रसायनी में युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक सेशन करके आपके यहाँ ज्वाइन हुआ। और हमारा बच्चों का जो 300 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं, आज मैं उस सेशन में नहीं गया क्योंकि हमारी बहन प्रतिभा वर्मा जी ने मुझे बोला था कि आपका हमें सेवा चाहिए। मैं बोला सेवा के लिए सेवक हमेशा तैयार रहता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन सर आप। देश की सेवा की थी आपने, तो बड़े लंबे अरसे से की, मैंने तो 9 साल ही की, और अभी जो है जन सेवा कर रहे हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है सर, जो सेवा आप दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एयरफोर्स में भी सेवा दिया और अभी केवल वर्दी उतरी है, लेकिन आपका कार्य वही चल रहा है। बची हुई जिंदगी जो आपने समाज को समर्पित किया है, वो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। स्वामी जी भी इस बात को बोलते हैं कि जो योग शिक्षक अपना समय
समाज की सेवा में देता है, उसका कोई कीमत कोई नहीं चुका सकता। जो अपने जीवन का 1 घंटा आप समाज के लिए दे रहे हैं, वो अनमोल है, उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। ओम। उसमें एक स्वार्थ है हमारा कि आगे की जो है मोक्ष का जो हमारा एक ये रहता है, इमेजिनेशन रहता है, वह पाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। और हम ऊपर वाले सर अनम्यूट करिए, सर अनम्यूट करिए, सर सुनाई नहीं दे रहा है सर। आप हाँ अभी ठीक है। मेरे ख्याल से अपना वक्त पूरा हो गया है। ठीक है, अभी हम वजीर सर जी। हाँ जी, वजीर हाँ। सर। हाँ 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 मैडम, मैं हूँ। हाँ बोलिए सर जी। हाँ, आज का इस अंतरराष्ट्रीय योगा दिन का जो हम लोगों ने समारोह शुरू किया था, उसमें आज हमारा प्रोग्राम में 2 चांद लगा दिए। एक अपने बर्वेश्वर जी, जिनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही हम लोग ये अपना प्रोग्राम चालू रखे हुए, और उन्होंने हमको बताया कि कौन सा ही हालत में आप ये प्रोग्राम बंद नहीं करोगे, आप कुछ भी सहायता चाहेगी तो मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे पास पनवेल से अपने साथी है यादव सर जी, वो आपको इतनी मेरे से भी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, प्रोग्राम कर देंगे। इसके लिए मैं पहले बर्वेश सर का शुक्रिया अदा कर देता हूँ, और उनके बाद में अपने यादव सर जी, उन्होंने अपना पूरा जो व्यस्त प्रोग्राम होके भी हमारे लिए थोड़ा समय देके अपना आज का जो अंतरराष्ट्रीय योगा दिन का समारोह में जो कुछ बहुत सा बहुमूल्य मार्गदर्शन किया है, उसके लिए हम ये सभी सीनियर सिटीजन जो